गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हेनरी लॉ को स्टडी किया था और हेनरी लॉ में हमने ये देखा था कि किस तरह से कोई गैस, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में किस तरह से अपने मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन के साथ किस तरह से उसका कनेक्शन होता है। उसके बाद हमने उसके एप्लीकेशंस को स्टडी किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी गैस की सॉल्युबिलिटी पे जब उसको किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द solubility of a gas in liquid. मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने कोई लिक्विड सॉल्वेंट लिया हुआ है और इसके अंदर हम कोई गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि गैस के डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है। किसी गैस को डिसॉल्व किया हुआ है, इसको बंद कर दिया हमने, तो गैस लगातार यहां डिसॉल्व हो रही है। तो यहां गैस जो है वो लिक्विड के अंदर जा रही है। तो आप इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब ये कंडेंसेशन क्या है? तो कंडेंसेशन के प्रोसेस में वेपर फेज, यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होने के बाद, जो वेपर फेज के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होने के बाद लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वेपर फेज और लिक्विड फेज में? वेपर फेज के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होती है और लिक्विड फेज के अंदर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है। और कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या है कि गैस फेज या वेपर फेज जो है वो लिक्विड फेज में जाती है, यानी कि एनर्जी का इवोल्यूशन होता है। यानी कि क्या कि जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई गैस किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो गैस के डिसोल्यूशन का प्रोसेस भी बिल्कुल कंडेंसेशन की तरह ही एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि गैस की सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो गैस का डिसोल्यूशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। According to Lee Chatelier principle, as the temperature increases, according to Lee Chatelier principle, as the temperature increases, solubility of a gas in liquid decreases. Please note down. Now we are going to study the vapor pressure of liquid solutions. Now we are going to study the vapor pressures of liquid solutions. Vapor pressure of liquid solution. इस टॉपिक के अंदर हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास दो लिक्विड है और दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है। लेट अस कंसीडर टू वोलेटाइल लिक्विड्स A एंड B। हमने मान लिया है कि हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड हैं और मान लीजिए इसके अंदर पहला कंपोनेंट है A, दिस इज द ए कंपोनेंट, इसको बंद कर दीजिए फिलहाल के लिए। दूसरा हमारे पास एक बीकर और है
उस बीकर के अंदर दूसरा कंपोनेंट है, ये भी वोलेटाइल नेचर का है, और इसके अंदर हमारे पास हो गया ये बी कंपोनेंट है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं। तो वोलेटाइल होने का मीनिंग ये हो गया कि इनकी वेपर्स यहां जो है ये यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी। अगर आपका ये जो कंटेनर आपने लिया ये बंद है तो धीरे धीरे ये वेपर फेज में चले जाएंगे, लिक्विड ए भी और लिक्विड बी भी, ये दोनों फेज में पाए जाएंगे, बोथ फेज में प्रेजेंट होंगे, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी। तो लिक्विड और वेपर फेज में होने के साथ साथ धीरे धीरे जब ये प्रोसेस चलेगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम में। तो लेट अस कंसीडर टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। और अगर इन दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा कि ये दोनों एक बीकर में इनको हमने बंद कर दिया है। यहां दोनों लिक्विड्स मौजूद हैं और दोनों की वेपर फेज में यहां उनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ए और बी दोनों के, वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में भी। ये वेपर फेज है ए और बी का दोनों को, और ये लिक्विड फेज है दोनों का, ए और बी का। यहां कंबाइंड फॉर्म में ए और बी दोनों है, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में। तो हमने ये मान लिया है, लेट अस कंसीडर टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी, लेट एंड P1 and P2 are the partial pressure of component A and B respectively, and capital P total is the total pressure of the vapor phase. Now, according to the Raoult's law, तो लास्ट लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ को स्टडी किया होगा। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ए और बी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और यहां हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास लिक्विड है उसका पार्शियल प्रेशर इक्वल टू P1 नॉट x1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली P2 is directly proportional to x2 और P2 is equal to P2 not x2, equation number 2, where x1 and x2 are the mole fraction in liquid phase, mole fraction of the component A and B in liquid phase respectively।
P1 naught and P2 naught are the partial pressure of pure component A and B। इसका मीनिंग ये है कि जो P1 नॉट लिया है ये इस प्योर कंडीशन में इन वेपर फेज का इस लिक्विड सरफेस पे लगने वाला पार्शियल प्रेशर है P1 नॉट। सिमिलरली लिक्विड बी के अंदर जो भी वोलेटाइल है यहां भी P2 नॉट बिल्कुल प्योर स्टेट में इस वाटर सरफेस इस लिक्विड सरफेस पे लगने वाला पार्शियल प्रेशर है, ये प्योर स्टेट में और ये भी प्योर स्टेट में, और दोनों के दोनों किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होंगे। लेकिन इन दोनों को मिला देने के बाद जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए है, क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट है ए और बी, तो ए का कितना पार्शियल प्रेशर है और बी का कितना पार्शियल प्रेशर है वो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह से दिया जा सकता है। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ए का है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ए जितना ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए जितना ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा वाला कंपोनेंट अगर जितना ज्यादा होगा, जी उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा हो जाएगा तो उसके वेपर्स भी उतने ही ज्यादा होंगे, तो उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। यानी कि P1 और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए और बी रेस्पेक्टिवली। प्लीज नोट डाउन। And now according to the Dalton's law of partial pressure, according to the law of Dalton's law, according to the Dalton's law, Dalton's law of partial pressure, according to the law of Dalton's law of partial pressure, P total is equal to P1 plus P2. Equation number third. From equation number first and second, from equation number 1 and 2, putting the values of P1 and P2 from equation number 1 and 2 in equation number 3, then we get P total is equal to P1 की वैल्यू यहां से है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। और ये हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि जितने भी कंपोनेंट आप ले रहे हैं उसके अंदर उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 होता है। और हमारे यहाँ जो लिया गया है वो ए और बी दो कंपोनेंट लिए गए हैं। यहां हम कह सकते हैं जिनके मोल फ्रैक्शंस x1 और x2 हैं। सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, इसको एक काम करिए, इसको 4 कह दीजिए और इसको कहेंगे 5। तो 5 से सॉरी x1 की वैल्यू 4 में पुट कर दीजिए, देन वी गेट P total is equal to P1 not x1 1 minus x2 plus P2 not x2। इक्वेशन नंबर थोड़ी आगे चलते हैं। P total is equal to P1 not minus P1 not x2 plus P2 not x2, and then P total is equal to P2 naught minus P1 naught x2 plus P1 naught. This is the final equation.
Please note down. अब इस इक्वेशन से हमको क्या मिलने वाला है, हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई है, P टोटल यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इन द वेपर फेज इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस P1 नॉट। अगर इस इक्वेशन को कंपैरिजन किया जाए y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, अगर यदि हम इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो चलिए ग्राफ की हेल्प से इसको हम स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए हम यहां मोल फ्रैक्शन x2 को लेके चल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर चलेंगे तो x2 लगातार इंक्रीज होगा। तो यहां x2 0 है तो x1 इज इक्वल टू 1 है यहां पर, और x2 इज इक्वल टू 0 मान लीजिए। और इस पॉइंट से जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे x1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ तीनों इक्वेशंस को हम एक साथ स्टडी करेंगे। तो इक्वेशन जो है हमारे पास, पहली इक्वेशन तो ये है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, दूसरा है P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2 एंड P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो पहले वाले पार्ट में अगर यहां x1 इज इक्वल टू 1 हो जाए यानी कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 हो जाए तो x1 और x2 1 हो जाएगा। तो और x1 की वैल्यू अगर यहां 1 कर दे तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट हो जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट। अगर यहां ले लीजिए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर P टोटल यहां कह दीजिए P है इस तरीके से। अगर x1 इज इक्वल टू 1 हो जाए तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट हो जाएगा। तो मान लीजिए हम इसको यहां कंसिडर कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो है वो P1 नॉट की है। कब? जब x1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट। और जैसे जैसे x1 की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी क्योंकि x2 का वैल्यू इंक्रीज होना चला जाएगा। इसका मतलब ये है क्योंकि x1 प्लस x2 का वैल्यू तो 1 ही आना है। तो अगर यहां इस पॉइंट पे x1 इज इक्वल टू 1 है तो दूसरे एंड वाले पॉइंट पे x1 अगर जहां 0 हो जाएगा वहां x2 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों का सम रहना 1 ही है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे वैसे वैसे x1 कम होता चला जाएगा और x2 लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा और फाइनली x1 0 और x2 कंप्लीटली 1। तो उस कंडीशन में क्या होगा, x1 के लगातार डिक्रीज होने से, यानी कि x1 अगर लगातार डिक्रीज होगा तो P1 की वैल्यू भी लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। आप इसको, और यहां आने के बाद जैसे ही x1 0 हो जाएगा, x1 के 0 होते ही P1 भी 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। As the mole fraction of the one volatile component decreases and tend to 0 or equal to 0, then from equation number first we get this graph. Similarly, as the mole fraction of the component second increases, अगर x2 की वैल्यू यानी कि मोल फ्रैक्शन जो दूसरा कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन लगातार इंक्रीज होगा तो उसके पार्शियल प्रेशर का वैल्यू भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ x2 0 है और जब x2 0 होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी 0 हो जाएगा। तो दूसरा कंपोनेंट 0 से स्टार्ट होगा
यहां तक जाएगा। ये वैल्यू मान लीजिए हमारे पास P2 नॉट की है, तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट हो गया, ये ग्राफ हो गया सेकंड। तो ये P1 के लिए इक्वेशन हो गई फर्स्ट वाली, और ये इक्वेशन हो गई P2 के लिए। अब हमें निकालना है P टोटल के लिए। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो P1 प्लस P2 का जो ग्राफ निकल के आएगा, P1 प्लस P2 का ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आएगा। ये आएगा P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इन दोनों का सम। तो इस इक्वेशन से काफी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। इक्वेशन नंबर 4 या 5 जो भी है वो देख लेंगे आप। इक्वेशन नंबर 5 से इंफॉर्मेशन ये निकल रही है कि जो P टोटल है, यानी कि टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर और वेपर फेज डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द बोथ कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट। टोटल प्रेशर जो है वो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर पे और मोल फ्रैक्शन पे, अगर यहां सेकंड दिया गया, अगर मान लीजिए हम इसके प्लेस पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू जो 1 हमने लिया था, वहां अगर x1 की टर्म में इसको बना लेते थे, इक्वेशन दूसरी बन जाएगी। तो यहां मोल फ्रैक्शन यानी कि टोटल प्रेशर जो है वो कंपोनेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों के पार्शियल प्रेशर पे और उनके मोल फ्रैक्शंस पे डिपेंड करेगा। और इस ग्राफ की हेल्प से हमें ये देखने में आ रहा है कि P1 नॉट इज लेस देन P2 नॉट, P1 नॉट इज लेस देन P2 नॉट। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ से हमें ये पता लग रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो सेकंड कंपोनेंट हमने लिया है वो ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहां सेकंड कंपोनेंट यानी कि B कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल, is more volatile than A. Please note down. एक इंफॉर्मेशन और मिलती है हमें, वो ये है कि टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर ऑफ द वेपर फेज है वो लीनियरली चेंज होता है, क्योंकि इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो जहां ये m जो है उसके स्लोप को बता रहा है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, उसके स्लोप को बता रहा है कि ढाल कितना है, कितने ढाल से ये बन रहा है, और c जो है वो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने के साथ उसमें लीनियरली चेंज आएगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब मोल फ्रैक्शन को चेंज किया जाएगा तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है वो एक लीनियर रिलेशन है, यानी कि आपको जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हर बार आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और इन इक्वेशंस में देख लीजिए यहाँ सी टर्म नहीं है, तो यहाँ जो इक्वेशंस आपको मिली है वो ओरिजिन से पास होके जा रही है, यानी कि ये इक्वेशन जो है दोनों ये y इज इक्वल टू एम एक्स के इक्विवेलेंट है। y इज इक्वल टू एम एक्स जो इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास होके जाती है। तो चाहे तो फर्स्ट कंपोनेंट है या सेकंड कंपोनेंट है, यानी कि जो फर्स्ट ग्राफ आप देख रहे हैं ये वाला और ये दोनों ग्राफ जो है ये भी लीनियरली ही चलेंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों ओरिजिन से पास होके जाएंगे। लेकिन दूसरा जो ग्राफ है उसका जो ढाल होगा, उसका जो स्लोप होगा वो P2 नॉट माइनस P1 नॉट का होगा, और वो दोनों तरफ जो है P1 नॉट और P2 नॉट इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट, इस रिलेशन के अंदर ये जितना भी एक्सप्लेनेशन अभी हमने दिया है, इसके अंदर हमने ये माना था कि x1 एंड x2
फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहां हम मान के चल रहे हैं कि y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ each component in vapor phase, then वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? हम यहां कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट P1 P2, तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा Y1 P टोटल एंड P2 पार्शियल प्रेशर हो जाएगा Y2 इंटू P टोटल। Y1 Y2 आर द मोल फ्रैक्शंस इन ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। देन इससे आप Y1 निकाल सकते हैं और यहां से Y2 निकाल सकते हैं। Y1 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर फेज एंड P टोटल। Similarly, Y2 is the mole fraction in the vapor phase of the component 2 is equal to partial pressure of that component upon P total. इन फॉर्मूलों से वेपर फेज के अंदर कंपोनेंट A और कंपोनेंट B का कितना मोल फ्रैक्शन है उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। प्लीज नोट डाउन। एक इंफॉर्मेशन और है, वो माइंड से हिट हो गई, इसको भी बताते हैं। देखिए, जो इक्वेशन हमारे पास थी P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट। यहां P टोटल पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A, अगर हम एक कंपोनेंट की बात करें तो उसके कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर भी ये P टोटल डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा अभी बता चुके हैं। वैसे अगर हम कहें कि x1 को इंक्रीज कर दिया जाए, x1 के इंक्रीज करने से P टोटल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। वो कैसे? अगर मान लीजिए x1 को आप इंक्रीज करेंगे तो x1 के इंक्रीज करने से क्या होगा, x2 डिक्रीज होगा, क्योंकि x1 प्लस x2 तो 1 ही होता है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। हम यहां कह रहे हैं x1 को इंक्रीज करिए तो x2 डिक्रीज होगा, और x1 के इंक्रीज होने से क्या होगा, P1 नॉट इंक्रीज होगा, और यहां P1 नॉट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हुई वैल्यू इसमें से डिक्रीज होगी, तो यहां ये भी डिक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जिसका भी मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वेपर फेज में उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ ये इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट इसका देखने में आता है कि अगर किसी फर्स्ट कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो P टोटल हमेशा P टोटल जो है वो डिक्रीज भी होगा या इंक्रीज भी हो सकता है अगर आप x1 को इंक्रीज करते हैं।